हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। तो जो हमारी बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही थी, उस बोर्ड बूस्टर सीरीज में हम लोगों ने 2022 का पेपर कवर कर लिया था, 2023 का पेपर कवर कर लिया था। और आपको पता होगा कि इन पेपर्स में हम क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे जिन क्वेश्चंस का कवरेज 2 मार्क्स का होता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। आज हमारी सीरीज चल रही है एंड पे, लगभग आज हम कवर करेंगे 2025 में आए हुए 2025 में आए हुए 2 मार्क्स के उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट कैटेगरी में चलते हैं। तो बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने वाइट व्यू बोर्ड बूस्टर सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 क्लास 10th। सो द सब्जेक्ट इज साइंस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिएगा फॉर वाइट वॉशिंग विच सब्सटेंस सॉल्यूशन इज यूज्ड, राइट द रिएक्शन। कि वाइट वॉशिंग के लिए किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना बेटा, हमेशा वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। किसका? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वाइट वॉशिंग। अगर इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस with the reaction of CO2 gives CaCO3 calcium carbonate and water। ठीक है। The calcium hydroxide reacts with carbon dioxide from air to form calcium carbonate which gives a shiny white finish to walls। कि बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, जो हमारी एयर में मौजूद है, तो वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट देती है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है हमारी दीवारों पर जो शाइनी व्हाइट फिनिश आती है उसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कि अगर हम किसी आयरन नेल क्या होती है, कील को आयरन नेल बोलते हैं। तो अगर किसी कील को हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कील को डुबोने पर उसका जो कलर होता है वो चेंज क्यों हो जाता है। तो इसका रीजन हमें पूछा गया है। तो रीजन बेटा बहुत सिंपल सा है कि जो कलर है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर है वो कैसा है, किसा ब्लू कलर में रहता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर में रहता है, लेकिन अगर इसमें हम आयरन नील डाल देते हैं तो वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होने लगता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आयरन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आयरन मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और वहां पर बनेगा हमारा आयरन सल्फेट, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लू कलर है वो चेंज होकर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी जानकारी थी। इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन सकती है। ठीक है। कौन सी है कि सर ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, राइट एनी टू मेथड्स। हम एसिड या बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें कैसे पता चले कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। तो किसी भी सब्सटेंस को पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में से हमें सिर्फ 2 मेथड्स को बताना है, क्योंकि याद रखना जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्राइटेरिया में हमें ज़्यादा लेंदी आंसर्स को नहीं खींचना है, हमें ज़्यादा उसको आंसर्स की लैंग्वेज नहीं खींचनी है। हमें एक सुटेबल और एक ऐसी लैंग्वेज लेकर चलनी है जिस लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे जो मार्क्स हैं वो मार्क्स भी प्रॉपरली हमें मिल जाएं। चलिए, तो हमने बोला गया है कि आइडेंटिफाई करना है एसिड्स और बेसिस को, तो कौन से ऐसे 2 मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले कॉमन मेथड जो हम बात करते हैं वो हमारा आता है लिटमस पेपर का। कौन सा आता है? सबसे पहले आता है हमारा कॉमन मेथड लिटमस पेपर का। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि लिटमस टेस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि अगर एसिड ले रहे हैं तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। तो पहला टेस्ट तुम्हारा ये हो गया। सेकंड हम ले सकते हैं फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर। फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर क्या करता है कि जो एसिड होता है वो एसिड जब रिएक्ट करता है फेनोल्फेथलीन से तो कलरलेस रहता है। कैसा? कैसा? कलरलेस, लेकिन बेस के साथ वो पिंक कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है। तो याद रखना ऐसे चीजें जो हमें ये बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम इंडिकेटर बोलते हैं, बिकॉज दे आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स अस अबाउट द एसिड्स एंड द बेसिस इन द सब्सटेंस और द सॉल्यूशन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट वन एग्जांपल। हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताना है और एक एग्जांपल देना है। तो बेटा अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम ये देखकर चलते हैं कि जब भी हम एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं, तो एसिड या बेस लेने पर क्या होता है कि सर एसिड की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी बन जाती है, बेस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो बेसिसिटी बन जाती है। लेकिन इन दोनों को ही हमें खत्म करना हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, हमें एसिड का असर खत्म करना है, तो क्या करें? तो बेटा ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी तरीके से हम एसिड के असर को खत्म करते हैं, और अगर एसिड के असर को खत्म कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने अपना जो एसिड का इफेक्ट था उसको खत्म किया। और एसिड का इफेक्ट खत्म करके ही वो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई? सर वो हमारी रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? सर वो हमारी हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एसिड या बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दिया गया है HCl, ठीक है, और इसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसको? किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन रिएक्शन से हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या मिलेगा? किसे? सोडियम क्लोराइड और वाटर, जिससे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड क्या है? सॉरी एसिड सोडियम क्लोराइड सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl वो एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने पर ये एसिड का असर खत्म कर देंगे, और क्या मिलता है कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एज अ रिजल्ट या प्रोडक्ट हमें सॉल्ट मिलता है। क्या मिलेगा? कि सॉल्ट मिलेगा। Question number 5, define calcination. The calcination is the process of heating on an ore strongly in the absence of limited supply of air below its melting point to remove volatile impurities like water, carbon dioxide, etc. कि calcination एक ऐसी प्रोसेस है, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम किसी भी ओर को या तो एयर की अब्सेंस में या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं। और लेकिन ये हीट बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रखनी, क्योंकि पिघल ना जाए। तो उस मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना है, मेल्टिंग पॉइंट से कम हीट देना है इन द absence ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सो दैट उसमें जो वाटर वेपर मौजूद है या कोई गैसेस मौजूद हैं वो सब इम्प्योरिटीज के फॉर्म में बाहर निकल जाएं और हमें हमारा और प्योरीफाइड फॉर्म में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रोस्टिंग। रोस्टिंग को डिफाइन करना है। तो बेटा रोस्टिंग बहुत सिंपल है कि जिस तरह से कैल्सिनेशन देखा वैसी रोस्टिंग है। रोस्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग में हम फिर से हीट करेंगे, रोस्टिंग में हम फिर से हीट करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखना कि यहाँ पर जो हीट होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम एयर की प्रेजेंस में किसी भी ओर को जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, जिससे कि वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? कि सर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का पीछे मेन रीजन ये है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद उसको फिर हम विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इजीली उसमें से हम मेटल की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की कोई भी दो प्रॉपर्टीज हमें बता दीजिए। तो एथेनॉल की दो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी बेटा हमें बता दी है कि एथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई। एथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड, लेकिन याद रखना इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, एक अच्छी स्मेल है, प्लीजेंट एक नॉर्मल सी स्मेल देता है। और एंड बर्निंग टेस्ट, और इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा ऐसा आता है जला हुआ सा। जब कोई चीज़ जल जाती है ना, कोई भी चीज़ जल जाती है, कोई भी चीज़ जब जल जाती है उसका टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट हमें एथेनॉल में देखने को मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। एंड इट इज मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री। बोला जा रहा है कि एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये वाटर के साथ मिसेबल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो याद रखना ये दो प्रॉपर्टीज हमने एथेनॉल की यहाँ पर देखी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। कि एथेनॉल के बाद अब हमें एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। याद रखना ये दो क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 7 और 8,
ये दोनों ही क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से आते हैं, जहां पर हम लोगों ने कार्बन्स के बारे में जाना। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले ये बता दो एथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कि सर एथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम अल्कोहल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो एथेनोइक एसिड की अगर हम दो प्रॉपर्टीज की बात करें तो एथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी स्मेल थोड़ी सी बेकार सी होती है, पंजेंट स्मेल टाइप की होती है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? इसका 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें कि ये एक वीक एसिड है, जो अब भाई वीक है तो ब्लू लिटमस को इजीली वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाटर में मिसेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा एथेनोइक एसिड की दो प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन शायद इस सीरीज में कोई आया होगा। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 और क्लास 8 में ही पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हम देखते हैं, तो उन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास दो ही न्यूट्रिशन मेन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स सारे ही ऑटोट्रॉफिक हैं, ग्रीन प्लांट्स सारे ही ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आएंगे, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में प्लांट्स, एनिमल्स या फिर हमारे लिविंग क्रिएचर जो भी है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो, उसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो, वो अपना खाना स्वयं बना सके, खुद बना सके, तभी वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा और वो एक ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन आ जाते हैं कि जहां पर हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड हो जाएं, देन इट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के बीच में कोई भी दो डिफरेंस हमें बता दीजिए। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो बेटा ब्लड रेड कलर का होता है। अब रेड कलर के पीछे की भी साइंस समझ लीजिए कि रेड कलर का होने का जो मेन रीजन है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, के हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। इसके साथ साथ ये कोई अकेला एक एलिमेंट नहीं है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स मिक्सअप होते हैं, जिसमें हमारे पास आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, प्लेटलेट्स आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ क्या है कि लिम्फ मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि आरबीसी नहीं है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ब्लड को रेड करना। अब आरबीसी ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो कलरलेस हो गया। इसके साथ साथ कि अगर आरबीसी नहीं है तो क्या है कि तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी ही आपको देखने को मिलेगी। डब्ल्यूबीसी वो जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में इम्यूनिटी डिफेंडर के तौर पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है write a function of each of the following animal hormones, that is growth and insulin। हमें दो हार्मोन्स के बारे में बताया गया है, एक हमें दिया गया है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हमें दिया गया इंसुलिन। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, कोई ज्यादा आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी की, हमारी मसल्स की, हमारी बोन्स की ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे उनका, डेट इज ग्रोथ हार्मोन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, और इसका जो मेन काम होता है वो बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं कि राइट अ फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस। अब जैसे कि हमने एनिमल हार्मोन्स के बारे में दो पॉइंट्स बताए, अब हमसे बोल दिया गया ऑक्सिन और गिबरेलिंस के बारे में बताओ। ऑक्सिन और गिबरेलिंस हमारे प्लांट हार्मोन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सिन्स की, तो ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब सेल एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में भी हमारी हेल्प करेंगे। अब अगर हम बात करें गिबरेलिंस की, तो इनका मेन काम क्या है? स्टेम एलोंगेशन। जैसे ऑक्सिन हमारी सेल एलोंगेशन कर रही थी, वैसे ही गिबरेलिंस स्टेम एलोंगेशन कर रहे हैं।
सीड जर्मिनेट, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करेंगे और सीड्स एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है राइट द नेम ऑफ द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उन मोड्स के बारे में बताना है जिन मोड्स से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब वो किन किन माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन, कैसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो कोई बात नहीं, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, पहला बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो मेथड्स का इस्तेमाल करके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है उनके कोई दो पार्ट बताइए। तो बहुत सिंपल है बेटा, टेस्टिस को ही पकड़ लेते हैं। टेस्टिस का मेन काम क्या है, जैसे टेस्टिस हमारी मेन, जिसका मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, क्या, किसे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करना, उसको रिलीज करना। फिर आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है कि सर ये तो वो एक ट्यूब है, ये तो एक ट्यूब है जो स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक ले जाती है। स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाने के लिए जो ट्यूब काम आती है उस ट्यूब को हम वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 राइट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 38 centimeter और focal length of a lens is positive। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, किसी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 है। तो बेटा फॉर्मूला अपने अच्छे से याद कर लेना। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ मिरर, वी नीड द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू R बाई टू। F इज इक्वल्स टू R बाई टू। क्यों, क्योंकि बेटा जो हमारा फोकस होता है वो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आधा कर देंगे तो हमारे पास फोकस निकल आएगा। ठीक है, तो एफ इज टू आर बाई टू। आर में 38 दिया गया है तो एफ की वैल्यू 38 बाई टू, तो आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 19 सेंटीमीटर हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स, तारे, तारे चमकते क्यों हैं, क्यों चमकते हैं तारे, बताइए, एट द रीजंस। तो स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तारे चमकते हैं बेटा, उन तारों के चमकने का जो मेन रीजन है वो है एटमॉस्फेयर की गैसेस या एलिमेंट्स से होने वाला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द मेन कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। जैसे ही तारों की चिमटमाहट, तारों की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो अर्थ की अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग टेम्परेचर और लेयर्स से होते हुए निकलती है, जिससे क्या होता है कि लगातार लाइट का रिफ्रैक्शन होता रहता है और इस लगातार लाइट के रिफ्रैक्शन से जो स्टार की पोजीशन है वो हमें अलग अलग होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो लाइट है, जो हमारी आंखों में लाइट पहुंच रही है, वो आंखों में लाइट पहुंचते पहुंचते इतनी बार रिफ्रैक्ट हो चुकी होती है, इतनी बार अलग अलग मीडियम से पास हो चुकी होती है कि हमें वो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है व्हाई अ नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, राइट द रीजन। कि एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से भी पास रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, इसका रीजन क्या है। तो इसका बेटा रीजन है सिलियरी मसल्स। क्या होता है कि सिलियरी मसल्स जो होती हैं हमारी, जो हमारी आईज की फोकल लेंथ वगैरह को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं, वो सिलियरी मसल्स 25 सेंटीमीटर या फिर हम कहें कि एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती तो क्या होगा कि तो फिर बेटा इससे पास रखी वैल्यू को इजीली नहीं देख पाएंगी। इसीलिए जो एवरेज डिस्टेंस मानी जाती है एक प्रॉपर आई के लिए 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो इमेज बनेगी वो इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, हल्की सी ब्लर दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि हमारी आईज की सिलेरी मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई कि वो फोकस को वहां पर एडजस्ट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो और इसकी यूनिट लिखो। तो
बेटा इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत सिंपल है। किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई चार्ज फ्लो हुआ और चार्ज को फ्लो होने में कुछ टाइम टी लगा, एक चार्ज फ्लो हुआ और फ्लो होने में टाइम टी लगा, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है उसी को तो करंट बोलते हैं। तो बिल्कुल I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है कि सर आई हमारा करंट है, क्यू हमारा चार्ज है, टी हमारा टाइम है। तो करंट मतलब कि कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ वही हमारा करंट कहलाएगा। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना है और इसकी SI यूनिट को लिखना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना काम किया गया, कितना वर्क हुआ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे कि सर उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो द वर्क डन इन कैरिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी सर, वोल्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेम ऑफ एनी टू मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। कि कोई भी दो मेथड बता दीजिए जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकें। तो पहला तो ऑप्शन बेटा यही आता है हमारा कि एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कि जो नेचुरल मैग्नेट होती हैं या जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बना लेती हैं अपने आसपास। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड खुद से नहीं बना पा रही, तब क्या करें। तो फिर बेटा बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से पास करवाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर वो कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का कि राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई भी दो प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, फटाफट से फिनिश करते हैं फिर अपनी टेस्ट सीरीज को यही एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The first property is magnetic field lines emerge from north pole and merge at south pole। बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाएंगी। फिर फिर क्या होता है कि मान लेते हैं ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पर आई अंदर और फिर मैग्नेट के अंदर, फिर अंदर ट्रैवल करेंगी, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर अंदर, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर अंदर। इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट N है, ये पॉइंट S है, अगर ये लाइन ऐसे निकली ऐसे ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा नहीं करेगी ऐसे निकले ऐसे ऐसे कभी नहीं करेगी। नो, इट इज रॉन्ग। क्या होगा कि सर होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, ये दूसरी एक और निकली, ये बिना इंटरसेक्ट किए बिना टच किए किसी को ये ट्रैवल करेंगी, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि सर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। ये कभी कट नहीं कर रही है, देखो कहीं कट कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं एक ऐसी लाइन निकाल दूं जो कट कर रही है ऐसे, ये तो सर ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी भी नहीं। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, आज के क्वेश्चन और आज की सीरीज का एंड। तो बहुत धमाकेदार तरीके से हम लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स कैटेगरी में आने वाले उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एमपी बोर्ड एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चंस को कवर करना, याद करना, इनको मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख देना, आपको दोबारा से उस वीडियो या शॉर्ट के माध्यम से समझा दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगली सीरीज जो आने वाली है वो PYQ सीरीज क्लास 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 3। तो मिलते हैं आपसे
अगली सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए।